मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में आप सभी के लिए CGACF और रेंजर एग्जाम मीन्स जो छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए जो सिलेबस दिया हुआ है साइंस का, जिसमें आप सभी को फिजिक्स भी मेंशन किया हुआ है। फिजिक्स जिसे हम हिंदी में भौतिक के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंड्स आप सभी के सिलेबस में, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेंड मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही सारे क्वेश्चंस कवर करवाने वाली हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स मैं इसमें आप सभी को जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सभी के CGACF और रेंजर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोस जरूर बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर पाना मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपने फिजिक्स पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी फ्रेंड्स आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आप सभी को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी और उसके पीछे जो भी थ्योरी है फिजिक्स में, वो थ्योरीज भी इतने अच्छे से बताऊंगी कि आपको बुक से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तब भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को इतने अच्छे से बताने वाली हूँ फिजिक्स कि आप सभी आज के बाद फिजिक्स को डिफिकल्ट समझना भूल जाएंगे। आज के बाद आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद फिजिक्स इतना इजी लगने लगेगा कि आप सभी फिजिक्स ही पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्वेश्चन सीरीज। और एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स का आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो आप सभी के सहायक वन संरक्षक मीन्स CGACF और जो रेंजर एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा मैं आगे वीडियोस भी बनाऊंगी, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी मेरा कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किया हुआ है वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए अलग अलग जगह से चूज करके लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो नंबरिंग है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, नंबरिंग वाइज ये नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं है। तो आप सभी नंबरिंग पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप सभी सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें और उसके सॉल्यूशंस पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें इंग्लिश में पता होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, और साथ ही जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आप सभी को जो भी हिंदी वर्ड है ना, उसका इंग्लिश मीनिंग बता दूंगी, जिसका इंग्लिश मीनिंग बताना जरूरी है। इससे आप सभी जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी कोई भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देती हूँ, फिर अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर मीन्स 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? कनकेव लेंस। उसके संग रखा जाता है, तब हमें क्या बताना है? उनकी संयुक्त क्षमता बताना है। ठीक है, उनकी संयुक्त क्षमता होगी, ये पूछा गया आप सभी को कि दोनों का जो कंबाइंड पावर है लेंस का वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जो फॉर्मूलेस हैं और जो कुछ थ्योरी है वो पता होना चाहिए। तो मैं आप सभी को इसे बता देती हूँ। किसी भी लेंस की जो पावर होती है फ्रेंड्स, क्या किसी भी लेंस की पावर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी का इनवर्स होता है। इनवर्स मीन्स उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोकस दूरी f है तो आपका जो क्षमता होगा, आपका मीन्स आपकी जो लेंस है उसका क्षमता क्या होगा? 1/f होगा। ठीक है, आप सभी के स्क्रीन पर देखिए, मैं शो कर दी हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो फोकस दूरी है, क्या ये जो फोकस दूरी है वो मीटर में होना चाहिए।
किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। मीन्स जो यूनिट होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमें लेंस की क्षमता निकालनी है तो पहले ये जो 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए अच्छे से सॉल्व कर दी हूँ। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें उस सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप सभी के लिए दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैं आप सभी के लिए सबसे पहले उत्तल लेंस का जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उसको पावर में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं किसका चेंज कर रही हूँ, जो उत्तल लेंस का दिया हुआ है उसको पहले चेंज कर रही हूँ। तो देखिए मैं क्या लिखी हूँ, ऊपर में लिखा हुआ 100 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कैसे आया है आप सभी देखिए, मैं साइड में आप सभी के लिए उसे भी अच्छे से लिख दी हूँ जिससे आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी क्या बताई कि अगर हमें लेंस की क्षमता निकालनी है तो उसकी फोकस दूरी का जो मात्रक या फिर जो यूनिट है वो एक्चुअली में मीटर में होना चाहिए, तभी हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। तो हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो पहले हम इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, मीन्स 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100। क्या, 1/100 मीटर होगा 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमें 1 का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया, 1 का वैल्यू मिल गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया। तो अब हमें 40 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40/100। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्षमता निकालना है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर में 1/f मीटर में। तो मीटर में चेंज करी तो क्या हुआ, 40/100, उसे मैं नीचे में लिख दूंगी। ठीक है, तो जब मैं नीचे में इसे लिख रही हूँ तो हम मैथ्स के रूल से क्या जानते हैं कि अगर 1/40 है, मीन्स सपोज करते हैं A/B है, B/C है। ठीक है, तो जो C होता है नीचे का वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्या बोली मैं, अगर A/B है, B/C है, तो जो सबसे नीचे होता है 3rd नंबर का वो सबसे पहले में चला जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर। तो इससे क्या आ जाएगा, 100/40। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं 100/40 कैसे लिखी हूँ। एक्चुअली में जो मैथ्स वाले हैं उन्हें तो बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। मैं ये जो बता रही हूँ वो बायो वाले के लिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स के सारे रूल पता नहीं होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में इसे सॉल्व कैसे किया गया है। इसलिए मैं इतने डिटेल से किन के लिए बता रही हूँ, बायो वालों के लिए। ठीक है, तो बायो वाले बच्चे भी घबराए नहीं, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसे सॉल्व कैसे किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये कैसे आया है 100/40, मैं आप सभी को बता दी हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेरा एम्बिशन यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आप सभी को बार बार बता रही हूँ। अब आगे मैं इसी तरीके से जो अवतल लेंस है, क्या जो अवतल लेंस है कनकेव लेंस, उसका निकाल के बता रही हूँ 100/25। ठीक है, क्योंकि जो दिया हुआ है वही तो दिया हुआ है ना, 25 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा, इसकी पावर निकल जाएगी। तो देखिए उत्तल लेंस का पावर कितना निकला है, 5/2, क्योंकि जब मैं 100 को 40 से डिवाइड करूंगी तो कितना मिलेगा मेरे को, 5/2, क्योंकि 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, 4 है ना, 4 बचा है और ऊपर में क्या बचा है, 10। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऐसे ये 5/2 आया हुआ है। और साथ ही अगर हम अवतल लेंस को देखें तो हम जानते हैं कि 25 चौक क्या होता है, 100। तो क्या आ गया हमारे पास, 25 से 100 को डिवाइड करने पर 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ अवतल लेंस में फिर से नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही समझा चुकी हूँ कि 100/40 कैसे आया, तो वैसे ही 100/25 आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो अवतल लेंस मीन्स कनकेव लेंस जो है, उसकी जो क्षमता या फिर पावर है वो क्या होता है,
निगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। और कभी भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उनके जो भी साइंस है उसके साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्या उनके साइन को साथ में रखना होता है। जैसे कि इसकी जो टोटल कंबाइंड पावर है वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू रखूंगी और यहाँ पर P2 की। तो मेरा जो P2 है ना, उसका जो भी साइन है, क्योंकि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो निगेटिव होता है, तो उसके साथ मुझे लिखना ज़रूरी है। कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेंस से रिलेटेड या फिर मिरर से रिलेटेड, तो हमें साइन के साथ ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप सभी साइन को लगाना बिल्कुल ना भूलिए। और ये हमेशा सही होता है, मीन्स उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिवली होती है, और जो अवतल लेंस या फिर कनकेव लेंस है उसकी क्षमता हमेशा निगेटिव होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो -1.5 आता है। और डी क्या है, डी जो है वो जो लेंस की क्षमता है उसका यूनिट है, और इसको क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, और इसे भी आप सभी को याद रखना है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 5/2 है, तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 है ना, फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो जब पॉइंट लग जाता है तो 1 0 8 हो जाता है, तो ऐसे 2 पंचे 10, तो 2.5 आया। -4, तो चूंकि हम जानते हैं कि कभी भी हम गणित में जब भी जोड़ते हैं घटाते हैं, है ना, तो जब हम घटाते हैं तो जिसमें साइन होता है, मीन्स जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन ही जो आंसर होता है उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है बड़ा है, ठीक है, और उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए इसमें क्या आया, माइनस आया है। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को घटाना अच्छे से आता होगा, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जिसका आंसर होगा -1.5 डी। डी क्या है, डायोप्टर, लेंस की जो क्षमता है उसका यूनिट है। जिसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्या होगा, ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ पहला क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत से आप सभी के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए उसी टाइप का क्वेश्चन चूज करी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन क्या है, 25 वाट मीन्स 25 वाट और 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम मीन्स पैरेलल, ठीक है, क्या पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिक प्रकाशित होगा। एक बार फिर से सुनिए, 25 वाट और 100 वाट के बल्ब पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पैरेलल मीन्स समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा अधिक प्रकाशित होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके हीट इफेक्ट से रिलेटेड है। हीट इफेक्ट या फिर इसी को हम थर्मल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स विद्युत का जो ऊष्मीय प्रभाव वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा अधिक प्रकाशित होगा, तो ये जो कौन सा अधिक प्रकाशित होगा, इससे इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये जो दोनों बल्ब हैं उनमें से किसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या पूछ रहा है, इन दोनों में से किसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि जिसमें जितनी ज़्यादा ऊष्मा या फिर जिसे हम हीट कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, हीट, तो जिसमें जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वही अधिक प्रकाशित होगा। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आप सभी से क्या पूछ रहा है कि इन दोनों बल्ब में से किसका जो हीट है वो अधिक होगा, मीन्स किसमें अधिक हीट जनरेट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इसे अच्छे से समझा देती हूँ। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, है ना, एक इमेज शो हो रहा है जिसमें मैं आप सभी को जो रेजिस्टेंस है उसको शो कर रही हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स एक्चुअली में ये पैरेलल क्रम में क्या है, अरेंज है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, समानांतर क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी जो बल्ब होते हैं वो भी समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे वो बल्ब हो चाहे प्रतिरोध हो, है ना, वो समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको इस बात से मतलब है कि कोई भी उपकरण या फिर जैसे बल्ब बोल दिया है ना, इसी तरीके से कुछ भी बोले, अगर वो समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्या बोली मैं, जितने भी बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े होंगे या फिर रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में जुड़े हो तो उनके बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होता है या फिर जिसे हम विभवांतर कहते हैं हिंदी में, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नॉलेज की बात है और ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, आप सभी स्क्रीन पर मैं दो फॉर्मूले शो कर रही हूँ आप सभी के लिए जो कि इसी से संबंधित है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो पावर होता है, पावर मीन्स क्या, शक्ति, है ना, विद्युत शक्ति की बात कर रही हूँ मैं। और ये जो वाट लिखा हुआ है, आप सभी ने जो क्वेश्चन पढ़ा कि 25 वाट और 100 वाट, तो एक्चुअली में ये जो वाट क्या है, वाट जो है वो आपका जो विद्युत शक्ति होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका यूनिट है। तो आप सभी को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो बल्ब है उसका जो पावर है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मीन्स आप सभी को पावर की वैल्यू दी गई है उस बल्ब के। तो देखिए, जो पावर होता है तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जहाँ जो वी है वो क्या है, वोल्टेज है, मीन्स विभवांतर है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है आपका हीट, है ना। हीट मीन्स क्या, जैसा कि आपको क्या पूछा है कि कौन सा अधिक प्रकाशित होगा, मीन्स आप सभी से इनडायरेक्टली वो ये पूछा है कि कौन से बल्ब में अधिक हीट उत्पन्न होगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ठीक है। टी यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले से ही आप सभी का ये क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व होगा। मीन्स आपको सॉल्व नहीं करना इसे, ये तो आप सभी को मैं समझा रही हूँ जिससे आप सभी इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी फार्मूले में देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिखा है, उसी तरीके से H मीन्स क्या, हीट इज इक्वल टू भी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी लिखा है। मीन्स जो पावर है वो भी रजिस्टेंस के क्या है, इन्वर्स है। मीन्स अगर रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो हीट दिया है वो भी रजिस्टेंस के क्या है, इन्वर्स है, मीन्स उल्टा है। अगर हीट ज़्यादा होगा तो आर कम होगा और आर ज़्यादा होगा तो हीट कम होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आंसर के पीछे क्या थ्योरी है वो समझाने जा रही हूँ। तो जी आप सभी इसे ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं क्या बोली, अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर कम है। तो आपके क्वेश्चन में 25 वाट दिया हुआ है और 100 वाट दिया हुआ है, और वाट क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है। तो देखिए 25 से 100 वाट ज़्यादा है ना, है कि नहीं, बताइए, ज़्यादा है ना, 100 ज़्यादा है भाई। 25 का कितना है, वो 4 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 25 से ज़्यादा है 100 वाट, इसका मतलब ये है कि जो 100 वाट का आपका जो बल्ब है उसका रजिस्टेंस कम होगा। क्या होगा, 100 वाट का जो बल्ब है उसका रजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। और जो 25 वाट का आपका बल्ब है उसका रजिस्टेंस अधिक होगा। किससे अधिक होगा, जो 100 वाट का जो बल्ब है उसके रजिस्टेंस से, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध से अधिक होगा, किसका, 25 वाले का। तो जिसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम हीट जनरेट करेगा। देखिए बाजू में देखिए एक और फॉर्मूला लिखी हूँ मैं हीट वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए जो H है उसके क्या है, इन्वर्स है R, ठीक है। जो 1 पर डिवाइडेड बाय R लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 25 वाट का आपका बल्ब है वो कम हीट जनरेट करेगा, और जो 100 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 100 वाट का जो आपका बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस से कम है, और जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है, मीन्स उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कौन सा अधिक प्रकाशित होगा, जो 100 वाट का बल्ब है वो अधिक प्रकाशित होगा। अधिक प्रकाशित होगा, ये आपको क्या किया है, फंसाने के लिए दिया हुआ है जिससे आपको समझ में न आए। ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा हुआ है कि किसमें अधिक हीट जनरेट होगा, ठीक है। हीट मीन्स ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपनी ओर से 100% दे रही हूँ आप सभी को, तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे भी ये मेरा पहला वीडियो है फिजिक्स से रिलेटेड, और मैं पहली बार आप सभी को फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, तो आप सभी को समझ में आया है कि नहीं मुझे पता चलना चाहिए। तो कृपया आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। आप सभी लाइक भी करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा लाइक होगा इसका मतलब यह है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 100 वाट के बल्ब में अधिक ऊष्मा प्रकाशित होगी, या फिर यही जो 100 वाट का बल्ब है वो अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है। अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। प्रकाशित होगा बोल दी थी मैं, लेकिन अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी मैं जो भी बताई हूँ थ्योरी उसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए,
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होगा। मीन्स जो अर्थ है फ्रेंड्स, उसका जो मैग्नेटिक पोल है उस पर एंगल ऑफ डीप पूछा है आप सभी को। क्या पूछा है? एंगल ऑफ डीप, ठीक है, या फिर इसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। किसको? नति कोण को। हिंदी में कहते हैं नति कोण और नमन कोण भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या क्या कहते हैं? नति कोण या नमन कोण। और इंग्लिश में आप सभी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या पूछा है? इसका मान पूछा है। कहाँ पर पूछा है? जो अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक पोल है ना, वहां पर इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के सिलेबस में जो पृथ्वी का चुंबकत्व दिया हुआ है ना, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और पहला वाला जो क्वेश्चन आप सभी को करवाई थी वो जो विद्युत का उष्मीय प्रभाव है वहां से करवाई थी, है ना। और मैं बता भी दी थी, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आप सभी को ये ना लगे कि मैं सिलेबस से कहीं से बाहर से बता रही हूँ। और ये जो मैं आप सभी को एंगल ऑफ डीप या फिर नति कोण बता रही हूँ, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जो चुंबकत्व या फिर मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये जो टॉपिक मैं भी आप सभी को कवर करवा रही हूँ है ना, एंगल ऑफ डीप वाला, इससे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है फ्रेंड्स, इसी से ये रिलेटेड है। और अर्थ के मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा। तो देखिए, मैं इसे बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझा देती हूँ। पहले तो मैं आपको इसका आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है। क्या? इसका आंसर होगा 90 डिग्री। लेकिन फ्रेंड्स, रटना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। खासकर फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स में आप सभी को हर बात समझने वाली होती है। आप सभी अगर समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और खासकर अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं तो आपको समझाऊंगी ही, ठीक है। मैं रटाने वाला काम नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्क्रीन पर देखिए। वैसे तो मैं अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मीन्स जो चुंबकीय बल रखा है वो शो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी डायग्राम पर मत जाइएगा, है ना। मैं आप सभी को जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नति कोण या फिर एंगल ऑफ डीप या फिर जिसे हम नमन कोण भी कहते हैं, आखिर वो होता क्या है? तो जो फ्रेंड्स चुंबकीय सुई होता है, क्या? चुंबकीय सुई या फिर जिसे हम मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक नीडल। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस या फिर जो चुंबकीय अक्ष है वो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ, किसके साथ? पृथ्वी के क्षैतिज के साथ किसी भी स्थान पर कोई भी कोण बनाता है। क्या? किसी भी स्थान पर कोई भी कोण बनाता है तो उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, मैं पूरा हिंदी में अच्छे से बता देती हूँ कि ये जो चुंबकीय सुई होता है ना, उसका जो चुंबकीय अक्ष है वो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है या फिर जितना कोण बनाती है किसी भी स्थान पर, उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। या फिर इसी को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? एंगल ऑफ डीप कहते हैं। और क्षैतिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी याद रखिए कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जितना एंगल बनाती है उसे उस स्थान का या फिर उसे उस स्पेस का क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं या फिर एंगल ऑफ डीप कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप सभी अपने स्क्रीन पर जो इमेज शो रहा है उसको देखिए फ्रेंड्स। मैं इस इमेज के थ्रू आप सभी को बता देती हूँ कि आखिर जो मैग्नेटिक पोल है ना, वहां पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री कैसे होता है। तो आप सभी देख लीजिए। वैसे मैं आप सभी को इसे बताने से पहले, इसे समझाने से पहले ही बता देती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल बार मैग्नेट होता है या फिर जो चुंबक होता है ना, दंड चुंबक, उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कैसी होती है? वो नॉर्थ पोल से निकलती है ना, और साउथ पोल पर क्या होती है? अंदर जाती है, ठीक है। मीन्स वो अगर बाहर जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल से, और अंदर कहाँ से जाता है? जो साउथ पोल है वहां से। लेकिन जो अर्थ है फ्रेंड्स, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो निकलती है, और जो नॉर्थ पोल है वहां पर ये अंदर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? साउथ पोल से निकलती है, और जो नॉर्थ पोल है वहां पर वो अंदर जाती है। इसके पीछे क्या थ्योरी है मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसके पीछे सिंपल सा ये है कि ऐसा वैज्ञानिकों ने
जो पृथ्वी है उसका जो मैग्नेटिज्म है, मीन्स जो चुंबकत्व है ना, उसका स्टडी करने के लिए ये माना है कि जो पृथ्वी है ना उसके अंदर क्या है, एक बार चुंबक है। क्या माना है कि पृथ्वी के अंदर एक आर्टिफिशियल बार चुंबक है। ऐसा कोई भी चुंबक नहीं है, लेकिन सिर्फ माना गया है पर जो पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है उसका स्टडी करने के लिए कि अंदर में चुंबक जो है रखा हुआ है। तो ये जो अंदर का चुंबक है ना फ्रेंड्स, एक्चुअली में इसमें क्या है, जो नीचे है वो नॉर्थ है और ऊपर क्या है, साउथ है। इसलिए क्या है, जो यहाँ से नीचे के साइड से ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको निकलते हुए दिखाया गया है ना, और ऊपर के साइड में अंदर मीन्स जो ऊपर है वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं को अंदर के साइड जाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि अंदर में जो मैग्नेट रखा हुआ है उसका नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। लेकिन एक्चुअली में जो अर्थ का डाइपोल है, मीन्स जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, डाइपोल नहीं, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो कहाँ पर है, एक्चुअली में नॉर्थ पोल जो है ऊपर है और जो साउथ पोल है वो नीचे है। लेकिन स्टडी करने के लिए अंदर में क्या माना गया है, एक बार मैग्नेट माना गया है। इसकी वजह से इसकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, साउथ पोल से निकलती है, ऐसा दिखाई देता है, और साथ ही नॉर्थ पोल पर अंदर जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप सभी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही आप सभी को बता दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी प्रैक्टिकल किया हो चुंबक को लेकर, है ना, तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक सुई होती है ना, क्या जो चुंबकीय सुई या फिर मैग्नेटिक निडल होता है ना, उसका जो नॉर्थ पोल होता है, क्या उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होती है। कहाँ पर होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होती है। तो अगर मैं कहाँ पर जाऊँ, जो चुंबकीय ध्रुव है किसका, पृथ्वी का, वहां पर जाती हूँ, तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा है वो अंदर जा रही है, मीन्स इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, अंदर में है। ठीक है, और ये देखिए ये अंदर जा रही है जस्ट, है ना, तो वहीं पर ये आप सरफेस मान लीजिए, क्षैतिज सरफेस। क्या मान लेती हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेती हूँ वहीं पर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चुंबकीय ध्रुव ही पूछा गया है ना, मैग्नेटिक पोल ही पूछा गया है, तो मैं वहीं पर ही क्या लेती हूँ, मैग्नेटिक पोल पर ही एक क्या लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस लेती हूँ। अब मैं रखती हूँ वहां पर मैग्नेटिक सुई को, किसको रखती हूँ, मैग्नेटिक सुई को। तो आप सभी को अभी मैं क्या बताई कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसकी जो दिशा होती है वही दिशा जो है चुंबकीय जो सुई है उसके नॉर्थ पोल की होती है। तो जब मैं चुंबकीय सुई को रखूंगी तो उसका डायरेक्शन किधर भी हो, उस ठीक है, किसका डायरेक्शन, जो चुंबकीय सुई है उसके नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर भी हो, जैसे ही मैं यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय सुई को रखूंगी तो उसका जो नॉर्थ साइड है ना, क्या जो नॉर्थ पोल है वो किधर हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में हो जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट में क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। तो देखिए अगर मैं इसे क्या मानती हूँ, हॉरिजॉन्टल मानती हूँ, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर है, इधर ही है ना, किधर साइड है, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है उधर। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ, पृथ्वी के सरफेस के साथ, पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके साथ। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे ही आप सभी किसी भी जगह का निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चुंबकीय सुई है उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होता है, ये आपको याद रखना है। और चुंबकीय सुई को आप कहीं भी रखकर एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे भी देखें तो नीचे भी वही होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन कैसा है, बाहर की ओर निकल रहा है ना, जो साउथ पोल है वहां पर। तो देखिए, तो जो एन है फ्रेंड्स वो देखिए नीचे लिया हुआ है और ऊपर में साउथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी सरफेस ले लेते हैं तो 90 डिग्री। तो ऐसे फ्रेंड्स आप सभी क्या है, किसी भी स्थान का नत्ती या फिर एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। ठीक है, नत्ती कोण या फिर एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक ही वोल्टता के 200 वाट व 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, तब मीन्स आप सभी को क्या दिया हुआ है, एक ही वोल्टेज के दो बल्ब दिए हुए हैं। ठीक है, उनकी शक्ति दी हुई है, इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है 200 वाट और 100 वाट। ठीक है, और साथ ही आप सभी को बोला गया है कि इनके जो रेजिस्टेंस है या फिर प्रतिरोध है वो क्या है, R1 और R2 है। तो आप सभी को से पूछा गया है, आप सभी ऑप्शन देखिए कि ये जो R1 है और R2 है इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स ये किसका क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रवाह है या फिर हीट इफेक्ट ऑफ करेंट है। ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, हीट इफेक्ट को थर्मल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। और अगर आप सभी ने
क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया होगा CGSCF और रेंजर का, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो चैप्टर है हीट इफेक्ट या फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को इसके सारे क्वेश्चन जरूर कवर कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को कवर करवा रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, मैं आप सभी को इससे सॉल्व करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को क्या बता चुकी हूँ कि जो पावर होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर हम 2 बल्ब लेते हैं और उनके दोनों के प्रतिरोध लेते हैं और दोनों का अगर हम पावर लेते हैं तो एक रिलेशन होता है जिसे आप सभी को याद रखना है। क्या रिलेशन? देखिए, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 होता है। तो ये रिलेशन फ्रेंड्स हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी इसे याद रख सकते हैं। वैसे अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तब भी इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जैसे कि मैं ऊपर लिखी हूँ आप सभी के लिए, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 और साथ ही P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, मीन्स P2 जो है R2 के इन्वर्स है और P1 R1 के। तो फ्रेंड, जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगी, किसको, P1 डिवाइडेड बाय P2 अगर लिखूंगी, ठीक है, तो जो R2 है वो ऊपर चला जाएगा और R1 जो है नीचे आ जाएगा। तो आप सभी को इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जो ये जानना चाहते हो कि आखिर रिलेशन कैसे आया है। ठीक है, तो जब आप P1 डिवाइडेड बाय P2 करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो रिलेशन मैं आप सभी के लिए लिखी हूँ वो आ जाएगा। यही मैं आप सभी को समझा रही थी और बाकी आप सभी को ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो रिलेशन मैं लिखी हूँ इसे याद रखिए, क्योंकि ये रिलेशन ही आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है। P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। सिंपल है, बस हो गया सॉल्व आप सभी का। तो P1 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? P1 आप सभी को 200 वाट दिया हुआ है और P2 क्या दिया हुआ है? ठीक है, P1 मीन्स जो पहला बल्ब है उसका शक्ति बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक पावर कितना है? 200 वाट। और जो P2 है वो कितना है? 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1, तो वो तो सेम ही दिया हुआ है। सेकेंड वाले बल्ब का R2 दिया हुआ है और पहले वाले बल्ब का R1 दिया हुआ है। तो देखिए, जो 100 है ना, 200 डिवाइडेड बाय 100 है, तो दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बचेगा। क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर एक होता है मैथ्स में, एक रूल होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, तिर्यक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो R1 है वो किससे इंटू करेगा? 2 से इंटू करेगा और जो R2 है वो 1 से इंटू करेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जब हम ऐसे इंटू करेंगे, मीन्स इंटू मीन्स जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 2R1। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है? आप सभी क्वेश्चन देखिए, सेकंड ऑप्शन है, R2 इज इक्वल टू 2R1 और यही आप सभी का आंसर है। क्या है? यही आप सभी के लिए आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वेबर इकाई है, मीन्स जो वेबर है फ्रेंड्स वो किसका यूनिट है ये पूछा गया है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो वेबर है वो चुंबकीय फ्लक्स या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका यूनिट है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि जो वेबर है वो चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, यूनिट है या फिर इकाई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 72 डिग्री क्या 72 डिग्री कोण पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले कुल प्रतिबिंब होंगे। मीन्स आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो समतल दर्पण है ना, 2 समतल दर्पण अगर मैं लेती हूँ, समतल दर्पण मीन्स क्या, प्लेन, क्या प्लेन मिरर। ठीक है, अगर मैं प्लेन मिरर लेती हूँ कोई भी 2 और उनके बीच अगर कोई वस्तु रख देती हूँ तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये पूछा जा रहा है। वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट किन्हीं भी 2 समतल दर्पणों के बीच रख देती हूँ तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आप सभी को। जो डिग्री दिया हुआ है, कितना 72 डिग्री दिया हुआ है ना, तो जो 72 डिग्री दिया हुआ है तो उससे हम जो 360 डिग्री होता है, क्या जो 360 डिग्री होता है उसको डिवाइड करते हैं। आप सभी देखिए स्क्रीन पर, है ना, 72 डिग्री से मैं जो 360 डिग्री है उसको डिवाइड करूंगी। ठीक है, और इसके बाद जो भी आंसर आता है,
तो अगर फ्रेंड्स वो इवन नंबर होता है, क्या अगर वो इवन नंबर होता है तब हम क्या करते हैं, उसे 1 से माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं 1 से घटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर ऑड नंबर आता है, जैसे कि अगर मैं 72 से 360 डिग्री को अगर डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा आंसर 5 आएगा, है ना। लेकिन 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या आता है फ्रेंड्स तो हम आंसर उतना ही लेते हैं, क्या लेते हैं, हम आंसर उतना ही लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब विषम संख्या आता है तो हम कुछ भी नहीं करते, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर सम संख्या आता है तो क्या करते हैं, उसमें एक माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। और साथ ही इसका एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है कि अगर आप जो भी कोण दिया हुआ है, दो समतल दर्पणों के बीच कोई भी कोण दिया हुआ है, अगर उससे मैं डिवाइड करती हूँ और विषम संख्या ही आता है, क्या आता है, विषम संख्या या फिर ऑड नंबर ही आता है। लेकिन जो वस्तु है, क्या जो वस्तु है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों दर्पणों के जो कोण पर झुके हैं उसके समद्विभाजक पर है। सपोज फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप सभी स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। जैसे कि मैं थीटा से 360 डिग्री को डिवाइड करी, कोई ऑड नंबर आया, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पणों के बीच, है ना, दर्पणों के बीच जो भी कोण है उसके समद्विभाजक पर, समद्विभाजक मीन्स ऐसा कोण जो कि दर्पणों के बीच के एंगल को डिवाइड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को दी हूँ, दर्पणों के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बन रहा है फ्रेंड्स, कितने डिग्री का, 40 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है और वस्तु जो है 20 डिग्री पर रखा है, तो देखिए 20 से अगर मैं 40 को डिवाइड करूंगी तो 2 आएगा ना। मीन्स जो है 20 है वो 40 का समद्विभाजक है, मीन्स उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है मीन्स 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे रहा है, ठीक है, कर दे रहा है ना। तो फ्रेंड्स अगर इस प्रकार का कोई अपवाद हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर भी आता है तो भी उसको 1 से माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ 360 डिग्री से डिवाइड करना है और इसका एक अपवाद था जिसे मैं आप सभी को अच्छे से बता दी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। मीन्स अगर वहाँ पानी है फ्रेंड्स तो अगर उसमें हवा का बुलबुला है तो वो किसके जैसा व्यवहार करता है, ये पूछा जा रहा है आप सभी को, ठीक है। अभिसारी लेंस के जैसा, अपसारी लेंस के जैसा, बेलनाकार लेंस या फिर द्विउत्तल लेंस। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो कन्वेक्स लेंस होता है हमारा, कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस होता है उसे कहते हैं हम अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव लेंस, ठीक है। बेलनाकार में सिलिंड्रिकल, क्या सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है उसको बेलनाकार कहते हैं। द्विउत्तल मीन्स बाई कन्वेक्स, ठीक है, क्या है, बाई कन्वेक्स जो लेंस है उसे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अपसारी। अपसारी मीन्स अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, ठीक है। किसके जैसा कार्य करता है, अवतल लेंस या फिर कनकेव लेंस के जैसा कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाए, तो आप इसे जरूर याद रखिए। और आपके सिलेबस में लेंस दिया हुआ है, लेंस जो है तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है फ्रेंड्स, उसी का ही एक पार्ट है लेंस, ठीक है। मीन्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, और ये आप सभी के सिलेबस में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच बनने वाले कुल प्रतिबिंब होंगे, ठीक है। मैं से आप सभी से पूछा जा रहा है कि अगर समतल दर्पण एक दूसरे से पैरेलल हो तो उनके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु में रख देती हूँ तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैं क्या बताई आप सभी को, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दो समांतर मीन्स दो समतल दर्पणों के बारे में, तो आप सभी क्या कहते हैं, जो भी एंगल दिया हुआ है दोनों समतल दर्पणों के बीच उससे 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 360 डिग्री को 0 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 0 से 360 डिग्री नहीं मीन्स कोई भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं मीन्स भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। और अगर दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो, दो समतल दर्पण हो या फिर कुछ भी हम लेते हैं तो अगर समांतर है, वो क्या है, समांतर या फिर पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी होगा, अनंत होगा। अनंत मीन्स इनफाइनाइट होगा,
क्योंकि जो भी समांतर होते हैं मीन्स जो भी पैरेलल होते हैं ऑब्जेक्ट, चाहे आप दर्पण लो या फिर कुछ भी लो, तो जो पैरेलल होते हैं उनके बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो अगर मैं 0 से 360 डिग्री को डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट या फिर अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक H तथा नति कोण थीटा के मान होंगे। ये क्वेश्चन भी आप सभी का जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, उसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि अगर हम पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर देखें, क्या पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, तो वहां पर जो एंगल ऑफ डीप है थीटा, है ना, वो उसका मान कितना होगा, और साथ ही चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो 36 घटक मीन्स हॉरिजॉन्टल जो उसका कंपोनेंट है H, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स एंगल ऑफ डीप तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, चाहे आप नॉर्थ पोल लो चाहे आप साउथ पोल लो, है ना, मैग्नेटिक का क्या, चाहे आप अर्थ का नॉर्थ पोल लो, ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लो या फिर जो मैग्नेटिक साउथ पोल लो, कहीं पर भी अगर लेंगे आप मैग्नेटिक पोल्स पर, तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ डीप है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप सभी को सिर्फ क्या निकालना है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो 36 घटक है वो निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई कॉफ थीटा। क्या होता है? H इज इक्वल टू आई कॉफ थीटा होता है, और जो थीटा है वही क्या है, नति कोण है। क्या है? नति कोण है या फिर एंगल ऑफ डीप है। आई क्या है? आई जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर आई के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए फ्रेंड, थीटा क्या दिया हुआ है आप सभी को, 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो जब मैं कॉस 90 डिग्री रखूंगी तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो मैग्नेटिक पोल्स है अर्थ का, वहाँ पर जो एच की वैल्यू होती है, चुंबकीय क्षेत्र की 36 घटक या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, है ना, वहाँ पर क्या होता है, जो H होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होता है। ठीक है, सिंपल है। तो I की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, इसलिए आप सभी को I के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगा H, और थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो आप सभी को जो ऑप्शन दिया हुआ है A, वही आपका आंसर है। ठीक है, क्या है? जो A है वही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है, उस माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष होगा। मीन्स आप सभी ये हवा के सापेक्ष जो बोर्ड है उससे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपको सिंपली क्या दिया हुआ है? क्रांतिक कोण दिया हुआ है। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, और इस क्रांतिक कोण से आपको क्या निकालने बोला है? अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला है। और ये किसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी का जो प्रकाश का अपवर्तन है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, और ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी इसे ध्यान से समझिए। वैसे समझने वाली कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, आप सभी को सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है कि ये जो होता है क्या, क्रांतिक कोण जो होता है वो एक्चुअली में जो अपवर्तनांक है उसका क्या होता है? ये इन्वर्स होता है, उसका उल्टा होता है। मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई साइन आई होता है। एक रिलेशन है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में, म्यू इज इक्वल टू, म्यू क्या है? अपवर्तनांक है, और 1 डिवाइडेड बाई साइन आई सी, और आई सी क्या है यहाँ पर? क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण मीन्स क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ आप सभी को? ए म्यू एम। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर? एयर है, एयर मीन्स वायु, और एम क्या है? मीडियम। ठीक है, मीडियम मीन्स माध्यम के लिए, जैसे कि बोला है ना ये हवा के सापेक्ष किसी माध्यम। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष बोलते हैं ना उसको हमेशा किधर लिखते हैं? म्यू के लेफ्ट में लिखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको हमेशा राइट में लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे किसी मीडियम का निकालना है तो ए म्यू एम लिखी हूँ मैं। आप सभी को ये सारी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें का अगर हमें पता नहीं होता है तो कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, मीन्स उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए ये सारी बातें मैं लिख के लाई हूँ। ठीक है, तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, सिंपल है। ए म्यू एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन आई सी। तो आपको आई सी की वैल्यू रखनी है, तो 45 डिग्री हो गया।
और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। और अभी मैं आप सभी को जब क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी तो बताई थी ना, A/B/C हो तो क्या होता है, जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर क्या है, एक ही जगह में 1 है, तो 1 से अगर किसी भी संख्या का इंटू करो तो क्या आता है, वही आता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही फ्रेंड, जो लैब टीचर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप सभी कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें आपके सिलेबस में साइंस है और उसमें भी फिजिक्स है और खासकर अगर लाइट है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवा रही हूँ ना, एक्चुअली में वो सिर्फ आप सभी के CG/SCF के लिए नहीं, बल्कि आप रेलवे का एग्जाम दो, SSC का एग्जाम दो, यहाँ तक कि CG व्यापम और CG/PSC का भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें भी आप सभी के काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कहीं भी अगर आपके सिलेबस में हीट इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, या फिर अभी मैं मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन करवाई हूँ, और अभी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, और साथ ही इसके पहले जो दर्पण वाला क्वेश्चन कराई थी, ठीक, तो उससे भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बनते हैं। कब बनते हैं, जब आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ वो हर एग्जाम में आपके काम आएगा। बस सिलेबस में क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स में भी लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। और अगर आप कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे तो अगर फिजिक्स है सिलेबस में, तो उसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता ही है। तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे इस वीडियो से, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और साथ ही आप सभी लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और हो सके तो कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि सच में आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये संभव है जब प्रकाश जाए। ठीक है, तो आप सभी को क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है वो कब होगा। प्रकाश जाए मीन्स प्रकाश जो है कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जाएगा, मीन्स सघन में जाएगा कि विरल में जाएगा, जिससे ये घटना होगी। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल से सघन, समान अपवर्तनांक वाले एक माध्यम से दूसरे में, समान और शोषण नियतांक वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो आप सभी के लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना कब होती है, जब कोई भी प्रकाश जो है डेंसर टू कहाँ जाता है, रेयर जाता है। कहाँ जाता है, डेंसर टू रेयर जाता है। मीन्स सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है कोई प्रकाश किरण, तभी ये घटना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन जो ए है वही आप सभी के लिए सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम सभी जो क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप सभी को करा रही हूँ अभी, वो एक्चुअली में आप सभी के किससे रिलेटेड है, जो लाइट वाला चैप्टर है फ्रेंड्स उससे रिलेटेड है। और जो लाइट वाला चैप्टर है इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप सभी को जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसे ध्यान से जरूर सुनिए, और जो भी मैं बताती हूँ उसके पीछे थ्योरी उसे भी अपने दिमाग में रखते जाइए। और फ्रेंड्स, कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। अगर आपको एक ही बार में देखने से नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप सेकेंड बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब किरण मीन्स कोई भी जो लाइट की जो किरणें हैं, है ना, वो जब हवा से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। तरंग दैर्ध्य मीन्स क्या, वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है कि वेवलेंथ जो है कम हो जाएगा कि वेवलेंथ बढ़ जाएगा। फिर पूछ रहा है उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है मीन्स फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ना ही उसकी आवृत्ति और ना ही तरंग दैर्ध्य बदलता है। ठीक है, मीन्स ना तो फ्रिक्वेंसी में और ना ही वेवलेंथ में चेंज होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जब भी जो लाइट है, क्या जो लाइट की जो रेस है ना, रेस मीन्स जो किरणें हैं, वो जब वायु से कहाँ जाती है, कांच में। तो देखिए जो वायु है वो क्या है, रेयर है। रेयर मीन्स विरल है। अगर आप कांच में आएंगे तो कांच क्या है, सघन है। सघन मीन्स क्या होता है, जिसमें ऐसा माध्यम जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा पास हो। ठीक है, जितना पास होंगे वो उतना ही ज्यादा सघन या फिर क्या होगा, डेंसर होगा। और अगर हम वायु को देखें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वायु क्या है, गैस है ना, तो गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और अगर हम कांच में आते हैं तो कांच क्या है, कांच या फिर ग्लास ये क्या है, ये एक ठोस है, सॉलिड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा डेंसर होता है किससे, वायु से। तो फ्रेंड्स मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता है ना,
क्या मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होता जाता है या फिर जितना ज़्यादा उस सघन होता जाता है उसका जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता जाता है। अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर वेवलेंथ उतना ही कम होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वो तो वेवलेंथ जो है उतना ही कम होता है। आप सभी को पता होगा कि जो रेड कलर की जो प्रकाश होती है ना उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है लेकिन उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो रे है ना या रे मीन्स जो किरण है ना वो क्या कर रही है, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, कांच के गुटके में। इसका मतलब ये है कि जब ये कांच के गुटके के अंदर प्रवेश करेगी तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। कांच का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा होता है हवा से और अपवर्तनांक ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो जो किरण है उसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है वही सही है, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स वही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब ओनली जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण मीन्स कनकेव मिरर, उसी में ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सड़क पर विद्युत बल्ब के द्वारा रोशनी करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मीन्स अगर सड़क पर कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है ना, तो उसके लिए वहाँ पर उसकी जो रोशनी है उसे फैलाना है तो कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो उत्तल दर्पण है उसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, उत्तल दर्पण का, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करेगी। मीन्स निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो किस पर निर्भर करती है वो पूछ रहा है। तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ पर, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी पर, प्रकाश की तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। मीन्स इनमें से किस पर निर्भर करती है वो पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आप सभी के लिए आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभव को शून्य मानने का कारण है। फ्रेंड्स एक्चुअली में जो अर्थ है ना उसका जो पोटेंशियल है उसको जीरो माना जाता है, तो जीरो क्यों माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। एक्चुअली में जो पृथ्वी का जो धारिता है, धारिता मीन्स कैपेसिटी है ना, क्या कैपेसिटी, वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत मीन्स इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसके विभव को क्या करते हैं, शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, धारा के प्रवाह से किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, ठीक है। क्या पूछा है, अगर धारा प्रवाह हो रही है ना, किसमें, किसी भी चालक मीन्स चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर में, तो ये जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण प्रति सेकंड जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होगी। आखिर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना, करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करेंट है उसके स्क्वायर मीन्स धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, जो समय है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन आप सभी का बी दिया हुआ है वही सही है। एक्चुअली में अगर कभी भी किसी भी कंडक्टर है ना उसमें अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें जो हीट जनरेट होता है वो कितना होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसमें क्या बोला हुआ है, प्रति सेकंड बोला हुआ है, प्रति सेकंड में T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे देखिए जैसा कि ठीक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर R। इसका मतलब यह है कि जो H है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो वो आंसर कौन सा होगा, बी। और कि देखिए प्रतिरोध भी दिया हुआ है लेकिन प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है ऑप्शन में, मीन्स प्रतिरोध के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा दिया है, जबकि जो हीट जनरेट होता है वो जो रेजिस्टेंस है या फिर जो प्रतिरोध है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है क्या है वो गलत ही है। तो आप सभी याद रखिए ये जो फॉर्मूला है उसे याद रखिएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। किसी भी
चालक में कभी भी करंट फ्लो होता है तो उसमें जो हीट जनरेट होता है वो इतना होता है, कितना, H=I²RT। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्चुअली में है क्या, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है, मीन्स इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो बी है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, सदिश राशि है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि आप सभी के एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत ही काम आएगा फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन सीरीज मैं आप सभी को आज कराई हूँ वो आप सभी के CG ACF एंड रेंजर ही नहीं, बल्कि आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें सिलेबस में फिजिक्स दिया हो उसमें ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगी। और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।